ये आके बातें करते हैं कि आपके मंगलसूत्र को एक्सरे से कांग्रेस पार्टी ढूंढ के निकाल के किसी और को देने वाली है। बताइए, 70 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही, 70 सालों के लिए हम स्वतंत्र रहे हैं, और उन 70 सालों में 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही। किसी ने आपके मंगलसूत्र, आपका सोना आपसे छीना? किसी ने आपसे कुछ लिया, लूटा? कोई आपके घर में एक्सरे मशीन लेकर आपके गहनों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था उन 55 सालों में? इसने इस देश में आईआईटी बनाए, आईआईएम बनाए, एम्स बनाए, विश्वविद्यालय बनाए, इसरो बनाया, डीआरडीओ बनाया, बीएचईएल बनाया, सेल बनाया, ओएनजीसी बनाया, एचएएल बनाया, भाखड़ा नंगल डैम बनाया। एक ऐसी संस्था का नाम ले ले मोदी जी यहां खड़े होके, क्या बनाया उन्होंने? कौन सी ऐसी संस्था बना? ये नेता आते हैं, मोदी जी खास तौर से कैसी कैसी बातें करते हैं। ये चाहते हैं कि हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाया जाए, किसी ना किसी तरह से यही इनका प्रयास रहता है। ये चाहते हैं कि चुनाव में आपके जज्बात उभरे, ताकि किसी का वोट इधर, किसी का वोट उधर जाए। ये चाहते हैं कि जो आपको विरासत में मिला, जो आपकी संपत्ति है, वो जब ये बड़े बड़े खरबपतियों को दे दें तो आपको पता भी नहीं चले। ईडी क्या बनाया इन्होंने? 20,000 करोड़ का संसद भवन का सुंदरीकरण किया, जब देश का किसान 15,000 का बकाया मांग रहा था। कोई एक ऐसी संस्था नहीं बनाई उन्होंने। अब अगर फिर से इनकी सरकार आई तो जाने क्या कर डालेंगे, कोई पूछ नहीं रहा है, मीडिया सच्चाई दिखा नहीं रही है। तो अगर आप जागरूक नहीं बनेंगे, अगर आप चुनाव में ये डिमांड नहीं करेंगे, ये मांग नहीं उठाएंगे कि जो नेता आपके सामने आता है भाषण देने के लिए, मेरी तरह जो मंच पे खड़ा है, वो आपकी बात करे, आपके विकास की बात करे, जब बाढ़ आएगी क्या करेगा वो बात करे, आपके लिए स्कूल कब बनाएगा वो बात करे, तो बदलाव कैसे आएगा मेरे भाइयों, मेरे बहनों? कैसे आएगा बदलाव अगर आप जागरूक नहीं होंगे? ये देश आपका है, समझ लीजिए। इस देश को बचाने का सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है। हम लड़ रहे हैं, सड़कों पे लड़ रहे हैं, प्रदेश प्रदेश में लड़ रहे हैं। राहुल जी चल रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। महिला हमेशा समाज का बोझ भी उठाती है और समाज की परवरिश भी करती है। नई पीढ़ी को तैयार करने वाली मेरी बहन मेरी महिला है, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली महिला है। काम पे जाती है, खेती में जाती है, नौकरी करती है, मजदूरी करती है, तो घर आकर बच्चों को देखती है, घर आकर खाना पकाती है। एक महिला के साथ उसको भी जला दिया गया। ये लोग कुछ नहीं बोले, मोदी जी कुछ नहीं बोले, बल्कि इन्होंने अपराधियों को बचाने का काम करवाया। जहां जहां अपराधी थे सबको बचाया, उनकी रक्षा की गई सरकार से। लेकिन महिला की सुरक्षा के बारे में ये लोग बात करते हैं। ये लोग आकर आपको कहते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। किस मुंह से करेंगे बहने, किस मुंह से? हाथरस में नहीं की, उन्नाव में नहीं की, मणिपुर में एक जवान की बीवी को निर्वस्त्र करके सबके सामने चलाया गया। सबने वो वीडियो देखा कि नहीं? सबने देखा। मोदी जी ने देखा होगा ना, अमित शाह जी ने देखा होगा ना, तो चुप कैसे हो गए? बचाने नहीं आए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, आंख मूंद दी, मुंह इस तरफ फेर लिया। पूरा देश देख रहा था, महिला को बचाने नहीं आए। जहां जहां अपराध हो रहा है वो अपराध होने दे रहे हैं। ओलंपिक की हमारी मेडलिस्ट थी, जब मेडल जीत के आई मोदी जी के घर गई, मोदी जी ने बुलाया उनको चाय पिलाई, उनके साथ फोटो खिंचाई,
सारी मीडिया में ने लिखा, देखो मोदी जी के काल में इंडिया मेडल लेके आ रही है ओलंपिक से। जब वही महिला सड़क पे उतरी, जब उसी महिला ने कहा कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, मोदी जी मेरी मदद कर दीजिए, जो आपकी पार्टी में नेता है उसने किया है, तो मोदी जी ने एक लफ्ज नहीं कहा। वो बच्ची बैठी रही सड़क पे, मैं उस बच्ची से भी मिली, मैंने उससे बात की, उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए दीदी। लेकिन मोदी जी ने न्याय नहीं दिया, अपने घर से नहीं निकले। वही हालत जो महिलाओं की है, वही हालत किसानों की। किसानों ने आंदोलन किया, मोदी जी अपने घर से नहीं निकले। 600 किसान शहीद हुए, मोदी जी ने एक लफ्ज नहीं बोला, मिले तक नहीं कि उनकी सुनवाई हो जाए, कि वो जो काले कानून, किसानों को खत्म करने वाले कानून थे, उनको ये हटाएं। आज चाय के बागानों में आप मजदूरी करते हैं। मैं पिछली बार चुनाव में आई थी, मेरे ख्याल से 2 साल गुजर गए होंगे। उस समय से समस्या थी कि आपका जो वेतन है वो बढ़ाया ही नहीं गया। मैं चाय के बागान में गई, महिलाओं से मिली, उन्होंने मुझे अपनी समस्याएं बताया कि कैसे पूरे दिन काम करती हैं, कभी कभी टॉयलेट भी नहीं होता, उनके लिए दूर होता है, उनको जाना पड़ता है चल के, और इतना कम वेतन मिल रहा था। उस समय उनकी मांग थी कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए। 2 साल गुजर गए, आप भाजपा की सरकार लाए, आपके मुख्यमंत्री चाय के बागानों को हड़पवाते हैं, चाय के बागानों में अलग अलग बिजनेस कराना शुरू कर दिए हैं, लेकिन जो चाय के बागान में मजदूरी करते हैं उनका वेतन उन्होंने नहीं बढ़ाया। तो आप सोचिए, कांग्रेस में हमने कहा है कि हर रोज की मजदूरी 400 रुपए तक हम बढ़ाएंगे, और ये हमारी गारंटी है। यहां आपकी मांग है कि कोच राजवंशी समुदाय जो है उसको एसटी स्टेटस मिले। कब से आपकी पुरानी मांग है, इस मांग का हम पूरा समर्थन करते हैं। आपने सुना होगा राहुल जी कहते हैं कि जाति जनगणना कराएंगे। जाति जनगणना का मतलब है कि ये गिनती होगी कि किस समुदाय में, किस जाति में कितने लोग हैं, ताकि सही से भागीदारी पूरी देश में हो पाए, और सिर्फ जाति के आधार पर नहीं, लेकिन अमीरी गरीबी के आधार पर भी, ताकि हम जान जाएं कि भाई यहाँ ये समस्या है, ये जाति है, ये धर्म के लोग हैं जहाँ पे कुछ अलग सी समस्या है, और इसको पूरा करने के लिए हम क्या करें, यहाँ इनकी पूरी भागीदारी नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ों को समझने के लिए ये जाति जनगणना कराएंगे। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो रिजर्वेशन पे 50% का कैप है वो हटाया जाएगा। इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं उनको आपको अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। देखिए, जहां जहां हमारी सरकारें चल रही हैं वहां आपकी भलाई के लिए चल रही हैं। पहले से हमारी राजनीति ये रही है कि हम जनता की सेवा करें। जनता कैसे मजबूत होगी, आपके भविष्य कैसे बनेंगे। लेकिन यहां असम में बीजेपी और एआईयूडीएफ का जो गठजोड़ है वो यहाँ की राजनीति को एकदम एक दूसरी दिशा में ले गई है। बदरुद्दीन जी और हेमंतो बिस्वा सरना जी का एक गुप्त गठजोड़ है, अंदर अंदर से मिले हुए हैं। दोनों एक दूसरे की बड़ी तारीफ करते हैं। आपने सीएम जी का इंटरव्यू देखा होगा, उस इंटरव्यू में क्या कहा उन्होंने, कोई बताएगा? आप बताओ। वो बोले हैं बदरुद्दीन जी के दिल की इच्छा थी कि मैं सीएम बनूं, समझे? वो बोले हैं कि जहां मैं कहता हूं वहां इनका वोट डलता है। एआईयूडीएफ के जो विधायक हैं उन्होंने बीजेपी के साथ वोट डाला है जब राज्यसभा का मामला था। तो समझिए, आपके सामने ऊपर ऊपर से कुछ और बात हो रही है,
ऐसा ही उन्होंने तेलंगाना में भी किया। तेलंगाना में उन्होंने साठगांठ की ओवैसी जी के साथ, ताकि वो कांग्रेस के वोट काटें और बीजेपी जीते। तो इस बात को आप गहराई से समझिए। जहां जहां हम मजबूत हैं, वहां बदरुद्दीन जी अपने कैंडिडेट खड़े करके हमारे वोट काटने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि भाजपा जीते। 3 बार सांसद बने हैं। मुझे बताइए, कोई नया स्कूल खोला, कोई अस्पताल खोला, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी लाए आपके यहाँ, कोई अच्छा बड़ा कारोबार, कोई इंडस्ट्री लाए जिससे आपको नौकरी मिल सकती थी? बाढ़ आई, आपके पास आए, आपकी मदद की। वो तो खुद कहते हैं कि वो व्यापारी हैं, खुद कहते हैं मैं व्यापारी हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, है कि नहीं? तो वो तो व्यापार ही कर रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो सेवा नहीं कर रहे हैं, वो व्यापार कर रहे हैं आपके साथ। और जहां जहां उनका फायदा है वहां वहां जा रहे हैं। ये आपका फायदा नहीं दे रहे हैं। उनके इतर का बड़ा बिजनेस है कि नहीं? आपको याद है तरुण गोगोई जी के समय अगर की जो पेड़ है उनकी कटाई पे पाबंदी डाली थी, उसकी कटाई बंद की थी, अब फिर से शुरू करा दी है सीएम जी ने। और फायदा किसको हो रहा है? बदरुद्दीन जी की जो इतर की फैक्ट्रियां हैं उसको फायदा हो रहा है, क्योंकि वही लकड़ी इतर में डलती है। तो देखिए, जो समझने की बात यह है ना कि चाहे AIUDF हो, बदरुद्दीन जी हो, भाजपा के हेमंत बिस्वा शर्मा जी हो, ये सरकार जो चलाते हैं ये बड़े बड़े खरबपतियों के लिए चलाते हैं। और इसी तरह की सरकार मोदी जी चलाते हैं। अब चाहे असम में हो, चाहे पूरे देश में हो, सरकारें खरबपतियों के लिए चल रही हैं। इससे हमें पता कैसे चलता है कि ये बात सच है? क्योंकि आप आज देखिए, देश का लोहा पहले सरकार देखती थी, अब देश का सारा लोहा एक बड़े खरबपति को दिया जा रहा है, जो इनके दोस्त हैं, मोदी जी के दोस्त हैं, बिस्वा शर्मा जी के भी दोस्त हैं। कोयला इनको दिया जा रहा है, बिजली खरबपतियों को, सड़कें खरबपतियों को, हवाई अड्डे सारे बड़े बड़े खरबपतियों को, बंदरगाह सारे बड़े बड़े खरबपतियों को, सारे हाईवे। ये किसकी संपत्ति थी? ये मोदी जी की संपत्ति थी कि ये दे रहे हैं अपने दोस्तों को? ये बिस्वा शर्मा जी की संपत्ति थी? बदरुद्दीन जी की संपत्ति थी? किसकी संपत्ति थी ये आपकी संपत्ति है। बड़े बड़े सरकारी कारखानों से आपको नौकरी, आपको रोजगार मिलती थी, लोग खुश हो जाते थे, सरकारी नौकरी मिली है, पेंशन मिलेगा, जीवन भर सुरक्षित रहेंगे। आज क्या परिस्थितियां हैं? आज ऐसा कह सकते हो? उसी तरह से कांग्रेस ने प्राइवेट बिजनेस को खूब बढ़ावा दिया, बड़े बड़े कारखाने खड़े करवाए, लेकिन जिससे आपको रोजगार मिलता था। आपकी संपत्ति आपसे लेकर उनको देने की बात नहीं हुई। 16 लाख करोड़ रुपए, 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं सिर्फ कुछ गिने चुने बड़े बड़े उद्योगपतियों के मोदी जी ने। सोचिए, 16 लाख करोड़ रुपए से क्या क्या नहीं हो सकता था। यहां कितने कारखाने बन जाते, आपके स्कूल बन जाते, आपको रोजगार मिल जाते, आपकी सड़कें, आपके घर में पानी, जो बाढ़ आती रहती है उसको रोकने का कोई इंतजाम बन जाता। 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने बड़े बड़े खरबपतियों को माफ किए। देश के किसान को इनसे पूछो कितने रुपए माफ किए इन्होंने, पूछो मोदी जी से, पूछो हेमंत बिस्वा शर्मा जी से। 1 रुपया नहीं माफ किया। कांग्रेस की जहां जहां सरकारें रही, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के किसान से पूछो, किसानों का कर्ज माफ करने का काम हुआ वहां। आज परिस्थिति ये है, मीडिया को खरीद लिया है सब बड़े बड़े सेठों ने, विपक्ष पर धड़ाधड़ हमला है, भयानक हमला है, विपक्ष के खाते बंद कर रखे हैं, 2 चीफ मिनिस्टर जेल में है चुनाव के समय। इस देश के इतिहास में ही कभी पहले नहीं हुआ।
पहली बार इस देश के इतिहास में दो चीफ मिनिस्टर जेल में पड़े हैं, चुनाव चल रहा है। मोदी जी स्कीम लाए, इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम। कहते हैं कि हम सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री हैं इस देश के इतिहास में। देख लो, यहां आकर जब आपको भाषण देंगे सुन लेना क्या कहते हैं। कहेंगे मैं अकेला भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, मैं अकेला ईमानदार हूं इस देश में, बाकी सारे भ्रष्ट हैं, ऐसा कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये ईमानदार प्रधानमंत्री कैसी स्कीम निकाल के लाए। स्कीम ये थी कि जो भी चंदा देगा किसी भी राजनीतिक दल को, उसका नाम गुप्त रहेगा। यह ईमानदारी की स्कीम थी इनकी कि उसका नाम गुप्त रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गलत स्कीम है, यह नाम गुप्त नहीं रहने चाहिए, नामों को खोलो। सबके सामने बात आनी चाहिए कि किसने कितना चंदा दिया। अच्छा, जब ये हुआ तो मोदी जी को अचानक लग गया कि पब्लिक को पता चल जाएगा कि किसने क्या क्या दिया, कहां कहां से मैंने चंदा लिया है और कैसे। तो फिर कहने लगे कि अरे पहली बार इतिहास में ये सूची पारदर्शी हो गई है, जनता को दिख रही है। तुमने थोड़ी दिखाई, अरे मोदी जी ने खुद थोड़ी दिखाई। ये पारदर्शी कैसी हुई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, जजों ने बोला कि इसको पारदर्शी बनाओ। इससे पहले तो मोदी जी की स्कीम ये थी कि गुप्त रहेगा। अच्छा चलिए, सूची दिखी, सूची में आप सोचिए चंदा कैसे कैसे लिया गया। छापा मारा, चंदा लिया, छापेबंद, केस डाल दिया किसी बड़े व्यापारी पर, भयानक केस डाला, एजेंसियां डाल दी उसके पीछे, चंदा लिया, केस बंद। गुजरात में जो पुल गिरा था याद है आपको? बहुत लोग उसमें बह गए थे। जिसने पुल बनाया उसने चंदा दिया है मोदी जी को। कोविड की वैक्सीन सबको लगी ना? कोविड की वैक्सीन पूरे देश में मोदी जी की फोटो के साथ लगी, बाकायदा। मोदी जी की फोटो के साथ आपको सर्टिफिकेट मिलती थी। उस कोविड की वैक्सीन को बनाने वाले ने इनको चंदा दिया। आज क्या बाहर निकला है, मैं पढ़ रही थी अखबारों में कि उस वैक्सीन में भी कुछ है कि 1 या 2% लोग उससे बीमार भी पड़ सकते हैं। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार की स्कीम बना दी, और ये आके आपके सामने कहते हैं कि ये सबसे ईमानदार है, कि इनसे ईमानदार कोई इनसे पहले कोई नेता ही नहीं रहा। आपको मालूम है, कोई बताएगा कि आज भारत में सबसे अमीर राजनीतिक दल कौन सा है? भाजपा, बीजेपी 10 सालों से सत्ता में रहे हैं। बार बार कहते रहते हैं 70 साल से कांग्रेस ने नहीं किया। हाँ, कांग्रेस ने 70 सालों में इतना पैसा नहीं कमाया जितना इन लोगों ने कमाया है। 10 सालों में ही, मात्र 10 सालों में देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गए। कैसे? इनके जिलों में देखो कितने बड़े बड़े दफ्तर हैं, पूरी इमारतें हैं। इनके लिए जो भी काम करता है वो वेतन पे रखते हैं। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं, सेवा दल के कार्यकर्ता, इनसे पूछो, मुफ्त में काम करते हैं देश के लिए, देश की सेवा करते हैं। और ये लोग आपसे कहते हैं कि हम लोग भ्रष्ट हैं और ये ईमानदार, ये पाक हैं। जिस भ्रष्ट इंसान को लेना चाहते हैं ले लेते हैं, अचानक वही इंसान साफ और पाक बन जाता है। अहंकार इनका इतना बढ़ गया है, बहनों और भाइयों, इनको सच्चाई बताने वाला कोई बचा ही नहीं है। हमने देखा है अपने जीवन में बहुत प्रधानमंत्रियों को, सत्ता को देखा है, घर में देखा है। आप तो जानते ही हैं सत्ता में क्या होता है, कौन लोग आसपास आ जाते हैं? चमचे आते हैं कि नहीं, है ना? सबसे पहले चमचे, फिर झूठ बोलने वाले,
सच्चाई नहीं बताएंगे, बाहर अंधेरा है बोल देंगे उजाला है कि नहीं? और जब इतनी सत्ता होती है और इतना अहंकार होता है और जब नेता सब में भय फैलाता है, डर फैलाता है, तब तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती। अब आपकी ये स्थिति है, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान पिस रहा है, महिलाओं के लिए कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का। कोई बता भी रहा है मोदी जी को? मुझे नहीं लगता। जैसे टीवी वाले हम सबको रोज रोज सुनाते हैं ना कि बहुत अच्छा हो रहा है, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, सब अमीर हो रहे हैं देश में, उसी तरह से मोदी जी को सुनाया जा रहा है रोज सुबह शाम। उनको सच्चाई मालूम ही नहीं है, अब दूर हो गए हैं जनता से। जैसे अहंकारी नेता होते हैं, पुराने जमाने में अहंकारी राजा होते थे, उनको कोई समझ नहीं है कि जनता का क्या संघर्ष है, बहनें क्या संघर्ष कर रही हैं, किस तरह से परिवार को आगे चला रहे हैं, आज कोई समझ नहीं है। सुनिए, लचित बोरफुकन जी की जो असमिया गौरव के प्रतीक हैं, उनकी एक मूर्ति यहां बनी 125 फुट ऊंची। आपने सुना है मोदी जी इतने अहंकारी हो गए हैं कि अपनी मूर्ति बनवा रहे हैं किसी व्यापारी से और चाहते हैं कि ये उससे भी बड़ी हो। सोचिए, इतना अहंकार बढ़ गया है, इतना अहंकार बढ़ गया है कि आज इनके नेता संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। संविधान को बदलने का मतलब क्या है? गांव गांव में यहां इनके जो उम्मीदवार हैं, जो मंत्री हैं, इन्होंने बयान दिए हैं और बयान में कहा है इस बार भाजपा को जिताओगे तो संविधान बदल डालेंगे। अब आप सोचो, ये जो आप यहां खड़े हैं इस चुनावी सभा में, दूर दूर से आए हैं मेरी बातों को सुनने के लिए। क्यों आए हैं? आपको अपने भविष्य की चिंता है ना? आप जान रहे हो कि आपका वोट डलने जा रहा है। ये वोट आपके जीवन में तरक्की भी ला सकता है, गलत जगह चले जाए तो आपके जीवन को पीछे भी ला सकता है। आप 10 सालों से देख रहे हैं कोई तरक्की नहीं आई है। ये वोट आपका सबसे बड़ा औजार है। आज अगर आप अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो हमारे संविधान ने आपको ये वोट दिया है। ये जो शक्ति दी है ना कि आप यहाँ पे बैठे हो, जो भी आप काम करते हो, मजदूरी करते हो, खेती करते हो, आपको वही अधिकार दिया है जो यहाँ पे मंच पे बैठे नेताओं को दिया है। आपको वही अधिकार दिया है एक किसान को जो प्रधानमंत्री को अधिकार दिया है। एक गांव की महिला को वही अधिकार दिया है जो एक मंत्रिमंडल में बैठी महिला को दिया है। और वो यही अधिकार है, यही चीज है जो इस देश में सबको समान दृष्टि से देखती है, संविधान। और ये अधिकार जो वोट का अधिकार है, ये संविधान ने दिया है। संविधान आपको बचाता है। आप कुछ गलत देख रहे हैं, इसको ठीक करना चाहते हैं, वोट कर सकते हैं। संविधान आपको मदद करता है, आपकी सहायता करता है। अगर आपका समुदाय या आपकी जाति आगे बढ़ नहीं पा रही है तो संविधान में आपके लिए आरक्षण है ताकि आप आगे बढ़ पाएं। आज इसी संविधान को बदलने की बात, इस संविधान को जिसके लिए असम के महापुरुष, पूरे देश भर के महापुरुषों ने अपना जीवन दिया, जिसके लिए लड़े, ये स्वतंत्रता आंदोलन जो 100 सालों से चला, जब से 100 सालों से जब से ब्रिटिश यहां थे, तब से आस्ते आस्ते आंदोलन शुरू हुआ, चला, अंत में हमें आजादी मिली, लोगों ने त्याग किया इस संविधान को बनाने के लिए। इस संविधान को बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जैसे महापुरुष, महात्मा गांधी जैसे महापुरुष लड़े, जवाहरलाल नेहरू लड़े। और आज ये लोग, इनका अहंकार इतना बढ़ गया है कि ये कह रहे हैं हमारी मूर्ति श्री लचित बोरफुकन की मूर्ति से बड़ी बनाओ
हम संविधान को बदलेंगे। ये संविधान इनका थोड़ी है कि ये बदल सकते हैं। ये संविधान इस देश का है, ये संविधान आपका है। जिस तरह से आपकी संपत्ति किसी बड़े खरबपति को पकड़ा रहे हैं, उस तरह से आज ये कहने लगे हैं कि आपका ये संविधान वे बदल डालेंगे, जब जी चाहे कुछ भी ले आएंगे। तो कौन रोकेगा इनको? कौन रोकेगा? हम नहीं चाहते कि ये देश टूटे। हम नहीं चाहते कि इस देश के संविधान में जो हक आपको दिए गए हैं, जिसके लिए आपके पूर्वज लड़े, उन हकों को कमजोर किया जाए। हम चाहते हैं कि जनता मजबूत बने, कि जैसे जनता के लिए सरकारें बनती थी, उसी तरह से आपको एक सरकार मिले जो आपके लिए काम करके दिखाए। आपके सामने उन 55 सालों में आपको क्या नहीं मिला, ये आप जानते हैं। आप जानते हैं कि उन 55 सालों में कितनी बड़ी, कितनी एकड़ जमीन इंदिरा गांधी ने गरीबों को लौटाई। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जमीनों के पट्टे कितने लोगों को मिले कांग्रेस की सरकार में। मोदी जी जब यहां आएंगे ना, उनसे पूछिए उन्होंने अडानी जी को कितने एकड़ जमीन, इस देश की जमीन मुफ्त में दिया है। देखते हैं जवाब दे सकते हैं कि नहीं। 70 सालों में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इनसे पूछिए नोटबंदी करके इन्होंने क्या हालात बनाई देश की। आपको बताया कि आप देश के लिए लाइन में खड़े हो रहे हो, बैंक में पैसा लौटाओ, काला धन सफेद हो जाएगा। आज सब सामने आ गया ना। नोटबंदी में कौन सा काला धन आया? अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स में दिख रहा है। एक जज ने कहा, कहीं पे मैंने पढ़ा लिखा हुआ था अखबार में, कि यही एक स्कीम थी काले धन को सफेद करने की। समझ रहे हैं आप? कांग्रेस ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और इन्होंने नोटबंदी की। उन्हीं बैंकों से 16 लाख करोड़ बड़े उद्योगपतियों को दे दिया, आपको कुछ नहीं दिया। अनाज उत्पादन में कांग्रेस ने मेहनत करके देश के किसानों को आगे बढ़ाकर देश को आत्मनिर्भर किया। इनसे पूछिए आज देश का किसान टूट क्यों गया है। इनसे पूछिए कि इन्होंने कितने कोल्ड स्टोरेज अडानी जी को दे रखे हैं। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति कांग्रेस की सरकारें लाई। इनसे पूछिए कौन सी क्रांति लाए हैं? नफरत की क्रांति लाए हैं? कौन सी क्रांति लाए हैं देश में? मनरेगा कांग्रेस ने बनाया, शिक्षा का अधिकार, जिसका मतलब था कि हर बच्चे को शिक्षा मिलना उस बच्चे का अधिकार है। भोजन का अधिकार, ये जो 5 किलो राशन आपको पकड़ा रहे हैं, ये अधिकार किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हर देशवासी को अधिकार है, उसको खाना मिलना चाहिए, राशन मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार 35 किलो राशन दे रही थी। भाजपा की सरकार आई, काट के 5 किलो कर दिया। कांग्रेस कोई एक ऐसी संस्था नहीं बनाई उन्होंने, आपके लिए कुछ ऐसा नहीं किया जिससे आप आगे बढ़ पाए। सिर्फ इनके बड़े बड़े इवेंट, कभी ये कभी वो, कभी विदेश जाएंगे, कभी अफ्रीका में दिखेंगे, कभी अमेरिका में दिखेंगे, हर जगह घूमते हुए दिखेंगे, आपके घरों में कभी नहीं दिखेंगे। मैं एक चुनौती देती हूं भाजपा के नेताओं को, एक वीडियो दिखा दे मुझे जहां मोदी जी वाराणसी में, जो उनका संसदीय क्षेत्र है, वाराणसी में किसी एक गरीब के घर के अंदर गए हों। नहीं गए। परवाह नहीं है आपकी, अपनी सत्ता की परवाह है। हेमंतो बिस्वा सरना जी को, बदरुद्दीन जी को, मोदी जी को, और मैं एक सांस में तीनों का नाम ले रही हूं क्योंकि तीनों एक समान हैं। तीनों आपके जज्बातों का फायदा उठाना चाहते हैं। तीनों चाहते हैं कि ये चुनाव हर चीज पे लड़ा जाए, लेकिन आपकी समस्याओं को हल करने की बातों पे ना लड़ा जाए।
तीनों ये चाहते हैं कि उनकी अपनी तरक्की हो, आपकी तरक्की नहीं हो। तीनों अपना स्वार्थ साधते हैं। तो मैं आज आपके सामने इसलिए आई हूं, आपको कहने के लिए, समय आ गया है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अपना स्वार्थ साधो। समझे आप? अपना स्वार्थ साधो। आपको कहां पे फायदा है, आपके लिए कौन सी पार्टी क्या करेगी, आपकी सड़क कौन बनाएगी, आपको मदद कौन करेगा, आपके लिए कौन स्कीम लाया है अच्छी, ये समय आ गया है। इस देश की राजनीति को पटरी पे लाओ, इस देश के नेताओं को समझाओ, मुद्दे पे आओ। प्रधानमंत्री जी को बताओ हमारे मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी मुद्दे पे आइए, बताइए आपने 10 सालों में क्या किया है। 70 सालों की रट छोड़िए, आपने 10 सालों में हमारे लिए क्या किया है और आगे के 5 सालों में आप क्या करने जा रहे हैं। बताइए उनको कि हम नहीं जानना चाहते कि आप संविधान बदलेंगे, हम नहीं जानना चाहते कि आप कौन से नए देश में भ्रमण करने जाएंगे, हम नहीं जानना चाहते कि आपका जो 16,000 करोड़ रुपए का एक 2 हवाई जहाज है आपके, उसके अंदर कौन से रंग की सीट है। हम जानना चाहते हैं कि हमारे लिए क्या करोगे। ये है आपकी जिम्मेदारी। आज मैं यहां खड़े होकर आपको कह रही हूं कि आज अगर आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, आज अगर आप ये बात गहराई से नहीं समझे कि ये चुनाव आपके मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए, महंगाई पे लड़ा जाना चाहिए, रोजगार पे लड़ा जाना चाहिए, तब ये देश एकदम गलत दिशा में चलता चले जाएगा और उसको पीछे खींचने का कोई नहीं होगा। कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र निकाला, हमने उसे न्याय पत्र कहा। न्याय पत्र क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि आपके साथ कितना अन्याय हुआ है। 10 सालों में सिर्फ झूठों की राजनीति हुई है, सिर्फ आपको बताया गया कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं किया। ना 15 लाख रुपए आपके खाते में गए, ना 2 करोड़ रोजगार बने, ना आपका विकास हुआ, ना आपकी तरक्की हुई। कांग्रेस पार्टी साफ कह रही है 30 लाख पद खाली हैं इनकी सरकार में, हम गारंटी देके कह रहे हैं इन पदों को हम भरेंगे। अग्निवीर जैसी स्कीम लाए ये लोग, ताकि जो सेना में जाता था वो भी सुरक्षा, उसकी भी सुरक्षा अब नहीं है, वो भी सुरक्षित नहीं रह सकता, 4 साल की नौकरी करके घर आकर बेरोजगार होगा। हम उस स्कीम को रद्द करेंगे। हम 5,000 करोड़ रुपए का फंड निकालेंगे नौजवानों तुम्हारे लिए, ताकि तुम अपना छोटा कारोबार शुरू करना चाहो तो तुम्हें उस फंड से पैसे मिलेंगे। हम ये जितने भी बड़े बड़े खरबपति अरबपति हैं, जब इनके बच्चे पढ़ाई खत्म करते हैं, बड़े बड़े पाठशालाओं में जाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, उसके बाद इनको एक प्रोग्राम अप्रेंटिसशिप करते हैं। वो 1 साल के लिए कहीं इंटर्नशिप की, कहीं कुछ किया और वो थोड़ा कमा लेते हैं, जब तक उनको प्रॉपर नौकरी नहीं मिलती। लेकिन ये सुविधा गरीब बच्चों के लिए नहीं है। हम इस देश में पहली बार हम एक ऐसी सुविधा लाना चाहते हैं जहां जब आप अपना एजुकेशन खत्म करते हैं, स्नातक पास होते हैं, तब से आपको एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम में डाला जाएगा, जिससे 1 साल में आप कम से कम 1 लाख रुपए कमा पाएंगे। आप शिक्षा के लोन लेते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, शिक्षा के लिए लोन लेते हैं, किसी को ट्यूशन फी भरनी पड़ती है, मेहनत से इतना काम करते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। हम कह रहे हैं कि पेपर लीक के खिलाफ हम एक कानून लाएंगे, जो शिक्षा के लिए लोन ले रहा है उसका लोन हम माफ करेंगे। ये फसल में आपका नुकसान होता है जब बाढ़ आती है, तो हमारी गारंटी है कि 30 दिनों के अंदर अंदर आपको पूरा मुआवजा मिलेगा, पूरा भुगतान मिलेगा। खेती के सारे सामान हम जीएसटी से मुक्त करेंगे। आपको एमएसपी नहीं मिलती, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है,
हम एक कानून ला रहे हैं कि कानून के तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना पड़ेगा। ये किसान का अधिकार बना रहे हैं हम। भी भूमिहीनों को जमीन दी जाएगी। न्यूनतम मजदूरी, मैंने कहा बगानों में सिर्फ नहीं लेकिन सब जगह न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए की होगी। और एक सबसे बड़ी जो स्कीम जो हमने राजस्थान में करके दिखाई कि 25 लाख रुपयों तक इलाज मुफ्त होगा आपका, मतलब स्वास्थ्य की सुविधाएं मुफ्त होंगी। ये सब हम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा संकट आपने देखा है, सबसे ज्यादा संघर्ष आप ही ने किया है। इस देश के आम आदमी ने, इस देश के गरीब ने, इस देश के मजदूर ने, इस देश की महिला, इस देश के किसान ने। ये जो 10 सालों का भाजपा का राज रहा है, इसमें तरक्की करने वाले सिर्फ बड़े लोग रहे हैं, सिर्फ भाजपा के नेता, सिर्फ बड़े बड़े खरबपति। बाकी देश की तरक्की रुक गई और बाकी देश की तरक्की को कराने के लिए हम सब आपके लिए यहां समर्पित हैं। रॉकी बुल जी आइए इधर। कितनी बार ये विधायक रहे हैं? 6 बार विधायक रहे हैं। 6 बार ना? 6 बार। 6 बार इनको क्यों बार बार जनता ने जिताया? क्योंकि इनकी राजनीति सेवा की राजनीति है, आपके लिए समर्पित रहते हैं। आज ये लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, एक बार जोर से बताओ, जिताओगे कि नहीं? एक बार और। यहां से, डुबरी से पूरे देश में संदेश भेजो, पूरे देश में, कि भाजपा और जो भाजपा के साथ छुपी साठगांठ रखने वाली पार्टियां हैं, उनको जनता सबक सिखाएगी और जनता एक ऐसी राजनीति इस देश में वापस लाएगी जो सेवा की राजनीति है, जो सच्चाई की राजनीति है और जो जनता की समस्याओं को हल करने वाली राजनीति है। आप सबने इतनी धूप में इतनी लंबी बात सुनी मेरी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनको भारी बहुमत से जिताओ, चुनाव के बाद मैं वापस आऊंगी आप सबको धन्यवाद देने के लिए।